हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं मनी इज इकॉनमी पर। और जैसा कि इससे पहले जो पढ़ाया है वो पढ़ाया था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पूरा कंप्लीट हो चुका है, 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। और अब जो होगा वो है एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं? तो एकाधिकार बाजार, ये देखो नाम से ही पता चल रहा होगा। एकाधिकार मतलब एक का अधिकार। एकाधिकार मतलब एक का अधिकार है कि वो बेच सकता है। एक ही व्यक्ति का अधिकार है कि वो बेच सकता है, कोई दूसरा और उसी वस्तु को बनाकर या फिर खरीद कर बेच नहीं सकता है। एक ही व्यक्ति है, उसको बेचे, उसको उसका उत्पादन करेगा। एकाधिकार, इसमें एकाधिकार का अर्थ क्रमशः अकेला विक्रेता, एक अकेला बेचने वाला होता है और खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। इसमें निवेशक विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्य की अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सकता है। अब जो एक अकेला व्यक्ति है, किसी वस्तु को एक अकेला बेच रहा है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार उस वस्तु को बेच सकता है। कम में बेचना है कम में बेच सकता है, ज़्यादा में बेचना है ज़्यादा में बेच सकता है, ज़्यादा प्राइस करना है ज़्यादा प्राइस मतलब कीमत बढ़ा सकता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। बाजार में विक्रेता परंतु अनेक क्रेता पाए जाते हैं। बाजार में एक विक्रेता और अनेक क्रेता पाए जाते हैं, मतलब खरीदने वाले अनेक होते हैं और बेचने वाला एक ही पाया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट है और इस बाजार में आना एवं जाना आसान नहीं होता है। जो एकाधिकार बाजार होता है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं कि अगर तुमने इस वस्तु का या इस सेवा का तुमने उत्पादन चालू किया है तो इसको तुम तुरंत बंद नहीं कर सकते हो। और आना इसीलिए कठिन होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धनराशि की आवश्यकता होती है। ये नहीं है कि सब्जी मंडी में ठेला लगाना है, लगा लो भाई 1000-2000 रुपये का, ये सिस्टम नहीं है इसमें। एकाधिकार बाजार में, एकाधिकार बाजार में अगर सब्जी मंडी भी करते हो, सब्जी मंडी में भी कार्य करते हो, तब भी उसमें क्या होगा कि जो जैसे मिर्ची है, मिर्ची बाहर से आती है अपने यहाँ, मिर्ची बाहर से आती है, तो जितनी भी मिर्ची आएगी वो तुम्हारे अंडर में आएगी। फिर या किसी भी वस्तु का तुम उत्पादन कर रहे हो तो उस वस्तु का उस नाम से, उस नाम पर कोई और भी उत्पादन नहीं कर सकता है। इस बाजार में वस्तु की कीमत निवेशक स्वयं निर्धारित करता है। स्वयं निर्धारित क्यों करता है? क्योंकि उसे खुद को ही मालूम होता है कि इस वस्तु को, एक वस्तु को बनाने में कितने रुपए का निवेश हुआ है और कितना रुपए टैक्स भरना है इसका, उसके बाद कितना रुपए उसे प्रॉफिट कमाना है इस वस्तु से। तो इसी के अनुसार सभी का कैलकुलेशन करने के बाद मालूम करता है कि वह कितनी, फिर उस पर बात आती है किस पर, जो लाभ, लाभ पर बात आती है कि लाभ उसे कितना कमाना है, लाभ उसे कितना अर्जित करना है। जितना लाभ अर्जित करना है उसे, उतने रुपए की कीमत वो रख सकता है। एकाधिकारी यदि अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाना चाहता है तो उस वस्तु की कीमत में कमी लानी होगी। यदि एकाधिकारी मतलब जो एक उद्यमी है, उसको अपनी वस्तु में अगर बिक्री को बढ़ाना है, अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ाना है, तो क्या होगा कि जो कीमत है, उसकी जो पहली वाली कीमत है उसमें कुछ कमी लाना पड़ेगा, कुछ कमी करनी पड़ेगी। अगर 10 वस्तु बिक रही हैं, 10 वस्तु की बिक्री, अगर 10 वस्तु की बिक्री हो रही है
ठीक है, कितने, 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए प्रति वस्तु, 10 रुपए के हिसाब से प्रति वस्तु 10 रुपए की बिक रही है और 10 वस्तुएं बिक रही हैं। अगर उसे 10 की जगह कितनी, 15 वस्तुएं बेचनी है, 15 वस्तुएं बेचनी है, तो उसे क्या करना होगा, ये जो 10 रुपए है इसको क्या करना, 9 रुपए की कर देगा। तो जो यहाँ पर जो 10 लोग खरीद रहे थे वो बोलेंगे भाई पहले महंगी थी, पहले महंगी थी, अब क्या है, कम कर दी है, 1 रुपए कम कर दी है। जैसे ही ये मिला कि 1 रुपए कम कर दी है, तो पहले 10 खरीद पा रहे थे लोग, अब क्या है 15 खरीदने लग गए। बोले यार कम हो गई है, उसकी रेट कम कर दी है, तो ज़्यादा वस्तुएं खरीदने लग जाएंगे लोग। और उसको लाभ ज़्यादा प्राप्त होने लग जाएगा। फिर सीमांत आय वक्र ढाल भी ऋणात्मक होता है, ये डायग्राम में आता है। सीमांत आय वक्र होता है, उसकी ढाल ऋणात्मक होती है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएगी। एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार कीमत तथा संतुलन को निर्धारित करता है। एकाधिकार बाजार क्या होता है, कीमत तथा संतुलन को निर्धारित करता है। कीमत और संतुलन, अगर किसी वस्तु जो मार्केट में मुद्रा फ्लो है, बाजार संतुलन, बाजार संतुलन को कैसे करता है, बाजार को संतुलन कैसे करता है, अगर किसी वस्तु की जो भी वस्तु, जो भी एकाधिकारी है, उसकी वो किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है, तो उस वस्तु की जितनी भी डिमांड होगी, जितनी भी मांग होगी, उसकी पूर्ति कौन करेगा, वो स्वयं करेगा। इसमें बोला गया है कीमत और संतुलन निर्धारित करता है, वो कीमत भी स्वयं निर्धारित करेगा और उसकी पूर्ति भी स्वयं निर्धारित करेगा, उस पूर्ति के हिसाब से कीमत भी तय करेगा। अगर ज़्यादा डिमांड है, अगर उस वस्तु की बाजार में ज़्यादा डिमांड है, तो वो ज़्यादा कीमत भी अर्जित कर सकता है, क्योंकि भाई तुम्हें डिमांड है, तुम्हें ज़रूरत है उस वस्तु की, और मुझे बेचना है ना बेचना है, तुम्हें ज़रूरत है तो मैं बेचूंगा, उतने में तुम्हें खरीदनी पड़ेगी। दवाई लेने जाते हो तुम, दवाइयाँ लेने जाते हो, तो मेडिकल वाले को कभी भी ये नहीं कहा होगा, उसने अगर 500 का बिल बना दिया, तो उससे कभी भी ये नहीं कहा होगा कि भाई तुम 400 ले लो, क्योंकि उसे पता है मेडिकल वाले को कि तुम्हें लेनी ही लेनी है, तुम उससे बहस नहीं करोगे। हाँ, अगर ये 500 की जगह उससे गलती से अगर एक जीरो भी लग जाए ना, एक जीरो लग जाए, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि भैया यार इतनी ज़्यादा दवाई तो है नहीं, इतनी ज़्यादा दवाई तो है नहीं, तुमने 5,000 का बिल बना दिया है। तुम उसे तुरंत 5,000 रुपये निकाल कर दे के आओगे, उससे ये नहीं बोलोगे कि अपना बिल एक बार चेक कर लो। ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, यही होता है कि जो एकाधिकार बाजार है, उसमें एकाधिकारी अपनी वस्तु का संतुलन भी करता है और कीमत का निर्धारण भी करता है। एकाधिकार बाजार का जो चित्र बनता है, डायग्राम बनेगा, वो ये बनता है। यह दो प्रकार से निर्धारित करता है, कुल आय तथा कुल लागत विश्लेषण। कुल आय तथा कुल लागत विश्लेषण, ये क्या होता है, इसमें अभी इसका डायग्राम बनेगा। कुल लागत, कुल आय तथा कुल लागत विश्लेषण। एकाधिकार वस्तु उस वस्तु की मात्रा का अधिकार, वस्तु की उस मात्रा को बेचकर
एकाधिकतम अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। एकाधिकार क्या होता है? जो उसके पास वस्तु है उसको बेचकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह उस वस्तु की कीमत स्वयं निर्धारित करता है। बार बार घूम कर वही एक ही बात आ रही है कि एक ही विक्रेता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार एक ही विक्रेता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु की कीमत को बढ़ा भी सकता है और बाजार को संतुलन भी करता है। दोनों काम वही करता है। उसके बाद जिस पर कुल आय तथा कुल लागत का अंतर अधिकतम होता है, उत्पादन की उस मात्रा पर जिसके उत्पादन एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। इसका देखो डायग्राम बनता है, कैसे बनता है। सही नहीं आ रहा। इतने ऊपर से नहीं आएगा। आ गया। ये क्या होता है? टोटल कर, कुल आय, और ये होता है कुल लागत, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू। अब इसमें क्या होता है? ये पॉइंट हो गया एम, ठीक, ये पॉइंट हो गया एन, ओरिजिन, उत्पादन, उत्पादन यहाँ हो गया, और यहाँ हो जाएगी मूल्य या आय, मूल्य या आय। ये बिंदु हो गया पी, ठीक। अब इसमें क्या बताया है गया है? एकाधिकार वस्तु उस मात्रा को बेचकर एकाधिकतम अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। एक यहाँ बेचा गया इस वाले पॉइंट पर, ये ए बन गया। एक देखो यहाँ टच करेगा और एक यहाँ टच करेगा, तो इसके बीच में जो भी बिक्री होगी वो इसका क्या होगी? अधिकतम लाभ होगा। यहाँ क्या हो रहा है? औसत है, ये इतनी ही लागत है, इतना ही आय प्राप्त हो रहा है, और यहाँ इतनी लागत हो रही है, इतना आय प्राप्त हो रहा है, तो जो ये बीच का जो गैप है वो क्या है? अधिकतम लाभ है इसका। एक्स डी दिख तो रहा है ना? डायग्राम कहीं दिख ही नहीं रहा हो। हल्का सा वैसे तो दिख रहा है, अभी पूरा दिखने लगा। डायग्राम में कुछ नहीं है, मात्रा अधिकतम उत्पादन लाभ प्राप्त करता है, कर लाभ प्राप्त करेंगे। ये है, ये क्या है? टोटल कॉस्ट, मतलब कुल लागत। ये वाला वक्र है जो कुल लागत को दर्शा रहा है, और ये वाला वक्र है कुल आय को दर्शा रहा है, टोटल रेवेन्यू। क्योंकि आय और लागत, लागत तुम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं ऊपर से जाकर ही स्टार्ट करोगे, क्योंकि एक ही साथ अगर किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हो तो ये तो है नहीं कि तुम 1 रुपये लगाकर उसका उत्पादन करना चालू कर दो। अगर तुम्हें उत्पादन करना है तो कम
कम से कम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हो तो कुछ ना कुछ तो पहले लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसने टोटल कॉस्ट मतलब कुल लागत जो लगाई है तो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर जैसे जैसे लो होती गई फिर बढ़ गई, ठीक है ना। ये कुल आय, आय कहाँ से, जीरो से चालू होती है। इनकम पहले जीरो से चालू होती है फिर बढ़ती है। तो जैसे जैसे बढ़ेगी और ये कुल कुल लागत जो बढ़ेगा और कुल लागत घट जाएगा यहाँ पर आकर, और दोनों के बीच में जो भी अंतर होगा वो क्या होगा, आय होगी, कुल लाभ होगा। अधिकतम लाभ कहाँ प्राप्त होगा, सी और डी बिंदु पर, क्योंकि यहाँ जो कुल औसत लागत है वो इतनी है और कुल औसत आय है वो इतना है, तो दोनों के बीच में जो भी अंतर है क्यू, वो क्या होगा, अधिकतम लाभ होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट, जो पहला वाला पॉइंट था कुल आय तथा कुल लागत विश्लेषण, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सीमांत आय तथा सीमांत लागत विश्लेषण। सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू एवं मार्जिनल कॉस्ट, इस प्रकार का प्रतिपादन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। ये जो नियम है, ये वाली जो हेडिंग है, सीमांत आय एवं सीमांत लागत का विश्लेषण किसने दिया था, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। ये एक लेडीज थी। अगर वैसे इनका नाम पढ़ोगे कहीं तो ओनली क्या दर्शाया जाता है, रॉबिन्सन, जॉन रॉबिन्सन को दर्शाया जाता है। वैसे अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा नाम पढ़ते हो तो जॉन रॉबिन्सन, कहीं भी हद से ज़्यादा देखोगे ना तो श्रीमती लिखा नहीं आएगा। तो जॉबिन्सन के नाम से क्या होता है कि सोचते हो कि महिला नहीं, लेडीज ही होगा, कोई ना कोई जेंट्स होगा, कोई ना कोई जेंट्स होगा, मगर ये एक लेडीज थी, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। इन्होंने, इनका भी अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया था, उनका मानना था कि सीमांत आय को सीमांत लागत के बराबर करने का प्रयत्न करता है। जो सीमांत आय है और सीमांत लागत है, उसकी जो सीमांत आय और सीमांत लागत को बराबर करने का प्रयत्न करता है। मतलब सीमांत आय और सीमांत लागत, जितना भी लागत किया है और जितना भी आय हो रहा है वो दोनों बराबर होने की स्थिति को तय करते हैं। दोनों एक ही बिंदु पर काटने चाहिए दोनों, तब जाके बाजार संतुलन होता है। और जिस स्थान पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही कीमत तय होती है। इसमें क्या होता है, जो एकाधिकारी होता है इस वाले नियम के अनुसार क्या करता है, कीमत की तय करता है कि कीमत कितनी रखनी चाहिए, कीमत कितनी रखनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एक जो सीमांत लागत वक्र होता है वो ऐसे जाएगा, सीमांत आय वक्र होगा वो ऐसे जाएगा, सीमांत लागत वक्र, सीमांत आय वक्र। जो ये वाला पॉइंट मिलेगा ना, यहाँ कीमत को तय करते हैं कि यहाँ तुम्हें लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट तो होगा ही होगा मगर लॉस नहीं होगा यहाँ इस वाले बिंदु पर, क्योंकि इस वाले बिंदु को एक ऐसे तरीके से निकाला जाता है कि जो एकाधिकारी है उसको कभी भी हानि ना हो। फर्म संतुलन होने के लिए दो शर्तें पूर्ण होने पर प्राप्त होती हैं। अगर फर्म संतुलन हो गई तो दो पूर्ण होने पर, दो शर्तें पूर्ण होने पर प्राप्त होती हैं। सीमांत आय तथा सीमांत लागत के बराबर होती है। जो सीमांत आय है, अगर फर्म संतुलन में है तो क्या होगा कि सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों बराबर में रहेंगे, आमने सामने एक बिंदु पर काटेंगे। सीमांत लागत वक्र
सीमांत आय वक्र को नीचे से काटता है। सीमांत लागत वक्र होता है वो हमेशा सीमांत आय वक्र को नीचे से काटता है, क्योंकि सीमांत लागत वक्र हमेशा नीचे से उठता हुआ जाएगा ऊपर की ओर, और जो सीमांत लागत वक्र है वो नीचे की ओर गिरता हुआ जाएगा, डाउनवर्ड जाता है। ये लिखा हुआ है कहाँ, सीमांत आय वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर यही कह रहा है सीमांत आय वक्र को नीचे से काटता है। तो सीमांत आय वक्र नीचे की ओर जाएगा और सीमांत लागत वक्र नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तभी तो नीचे से काटेगा उसको। तथा सीमांत लागत में साम्यता के बाद सीमांत लागत में वृद्धि होती है। सीमांत लागत में वृद्धि होगी क्योंकि सीमांत लागत अगर किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, अगर उस वस्तु में और उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हो, अगर उस वस्तु में और उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हो तो क्या होगा, उसमें सीमांत लागत में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि उतने से ही उत्पादन नहीं हो पाएगा। भाई लोगों को दिख नहीं रहा है। चलो दिख तो रहा है। इसके बाद इसमें आते हैं 3 पॉइंट बनते हैं इसके। 3 पॉइंट कौन कौन से बनते हैं कि असामान्य लाभ की स्थिति, सामान्य लाभ की स्थिति और हानि। 3 पॉइंट बनते हैं, सामान्य लाभ की, असामान्य लाभ की स्थिति, लाभ की स्थिति और हानि। ये तीनों पॉइंट अगली वाली वीडियो में होंगे, क्योंकि फिर अगर एसी में कराएंगे तो बहुत लंबी बन जाती हैं, इस वजह से थोड़ा पढ़ो और अच्छा पढ़ो। ओके, थैंक यू।